हाय गाइस, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम चैप्टर 7 यूनिट 2 को कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज मार्केट फेलियर, गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट मार्केट फेलियर। तो देखिए, इस यूनिट के लिए हम ऑलरेडी 3 वीडियोस बना चुके हैं, राइट। और जो हमारा पिछला वीडियो था वहाँ पे हमने गवर्नमेंट इंटरवेंशन स्टार्ट करी थी, है ना। तो आज हम वही कंटिन्यू करेंगे एंड दिस विल बी द फोर्थ एंड द फाइनल वीडियो फॉर दिस यूनिट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो गवर्नमेंट इंटरवेंशन टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। देखिए, पिछले वीडियो में हमने नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी देखी थी कि कैसे गवर्नमेंट इंटरवीन करती है टू करेक्ट नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, राइट। आज हम क्या देखेंगे कि हाउ गवर्नमेंट इंटरवीन्स टू करेक्ट पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। देखिए, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी भी मार्केट फेलियर कराती है, क्योंकि जो कुछ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट करती है ना, अक्सर वो कुछ हमें अंडर प्रोड्यूस होते हुए दिखती है मार्केट में। यानी कि जितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस होनी चाहिए उतनी प्रोड्यूस नहीं हो रही, ठीक है। और अंडर प्रोडक्शन को भी हम मार्केट फेलियर मानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी वाली गुड्स भी मार्केट फेलियर करा सकती है। देखिए, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी में क्या होती है कि आपके एक्शन की वजह से, राइट, योर प्रोडक्टिव या कंजम्पशन एक्शन की वजह से कोई जो थर्ड पार्टी है इसको बेनिफिट हो रहा है, जो कि ये एक्टिविटी में इन्वॉल्व भी नहीं है, राइट। तो देखिए, एक्टिविटी में इन्वॉल्व आप हो, यानी कि इस एक्टिविटी का कॉस्ट आप बियर कर रहे हो। अगर आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसका कॉस्ट भी आप बियर कर रहे हो, अगर आप कुछ कंज्यूम कर रहे हो तो उसका कॉस्ट भी आप बियर कर रहे हो, राइट। लेकिन बेनिफिट यहाँ पे देखिए, बेनिफिट यहाँ पे थर्ड पार्टी को भी मिल रही है, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो कॉस्ट का भार है वो तो सारा आपके सर पे गया, लेकिन जो बेनिफिट है वो कोई और एक्सटर्नल पार्टीज भी इंजॉय कर रहे हैं, वो भी फ्री में, विदाउट कंट्रीब्यूटिंग टू दिस कॉस्ट। तो इस तरह से धीरे धीरे क्या होगा, आप ऐसे कुछ ज्यादा प्रोड्यूस करने का आपका मन नहीं होगा, क्योंकि सारा कॉस्ट आपको बियर करना पड़ रहा है और कोई और फ्री में इसका बेनिफिट ले रहा है। सो यू विल बी डिस्करेज्ड टू प्रोड्यूस दीज गुड्स। तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए कि जो ये एक्सटर्नल बेनिफिट आपने क्रिएट किया है ना, इसका हिस्सा आपको भी मिलना चाहिए। यू शुड ऑल्सो बी पार्ट ऑफ दिस बेनिफिट। तो देखिए, गवर्नमेंट यहाँ पे इसीलिए इंटरवीन करती है ताकि जो एक्सटर्नल बेनिफिट है वो सिर्फ थर्ड पार्टी को ना मिले, बट आपको भी ये बेनिफिट मिले, बिकॉज आफ्टर ऑल यू आर द वन हु क्रिएटेड दिस बेनिफिट, है ना। तो अक्सर ये बेनिफिट किस तरह से दिया जाता है, देखिए, गवर्नमेंट क्या करती है, यूजुअली जो कॉस्ट आपको लग रहा है ना, वो कॉस्ट को रिड्यूस कर देगी, ठीक है, कॉस्ट कम कर देगी, ताकि आप इंकरेज हो ऐसे गुड्स और प्रोड्यूस करने में, ठीक है। तो ये जो बेनिफिट है, एक्सटर्नल बेनिफिट है, वो आपको मिला इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूस कॉस्ट। ओके, तो मेनली यही होता है द मेन वे टू करेक्ट पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। नाउ लेट्स लुक एट द थ्योरी ऑफ इट, कि आपके बुक में इसकी थ्योरी कैसे लिखी है, ठीक है। ओके, देखिए, okay, though positive externality is associated with external benefits, we still can call it a market failure because left to the market, there will be less than optimal output. अगर आप सिर्फ मार्केट पे छोड़ोगे तो आउटपुट कितनी होगी, कम होगी, लेस देन ऑप्टिमल, यानी कि जितनी बननी चाहिए थी ऐसे गुड्स जो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी देती है उतनी नहीं बन पाती, ठीक है। Since positive externalities promote welfare, governments implement policies that promote positive externality. तो देखिए, गवर्नमेंट अक्सर क्या करती है, ऐसे पॉलिसीज इंप्लीमेंट करती है जो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी को प्रमोट करे, ठीक है। नाउ व्हेन पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज आर प्रेजेंट, गवर्नमेंट मे अटेम्प्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम थ्रू, देखिए, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी की मेन प्रॉब्लम क्या है कि दे आर अंडर प्रोड्यूस, राइट। तो गवर्नमेंट अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगी, देखिए, बाय प्रोवाइडिंग करेक्टिव सब्सिडीज टू प्रोड्यूसर्स एम्ड एट इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ गुड्स। देखिए, सब्सिडीज क्या होता है कि गवर्नमेंट आपकी जो कॉस्ट है उसको, उसकी सर्टन पार्ट गवर्नमेंट बियर कर रही है, राइट। यानी कि आपकी कॉस्ट गवर्नमेंट क्या कर रही है, कम कर रही है। तो इस टाइप की एक्शन को हम करेक्टिव सब्सिडीज कहते हैं। Through subsidies, government reduces the cost of producers, and जब producers की cost reduce होंगे, the producers are more encouraged to increase the supply of the goods, ठीक है। तो ये पहला तरीका हुआ to reduce, to solve the problem of
positive externality. And second is provide corrective subsidy to consumers aimed at increasing the demand for goods. देखिए, अब प्रोड्यूसर्स को तो आपने कॉस्ट कम कर दी, अब कंज्यूमर्स क्या करते हैं, प्राइस पे करते हैं टू बाय गुड्स, राइट? अब जो गुड्स पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी देती है, उन गुड्स की भी कंज्यूमर्स को प्राइस पे करनी पड़ेगी टू बाय दोस गुड्स, है ना? तो गवर्नमेंट क्या करेगी, सब्सिडी प्रोवाइड करेगी प्राइस में, यानी कि प्राइस कम कर देंगे ताकि कंज्यूमर ऐसे गुड्स की डिमांड ज्यादा करे। अब डिमांड ज्यादा होंगी तो ऐसे गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, ठीक है? तो देखिए, बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडीज टू बोथ कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट ट्राइज टू encourage the production of goods that create positive externality. ओके, तो ये मेन तरीका है गवर्नमेंट का। ओके, तो उसी सब्सिडी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। देखिए, एज वी आर अवेयर, अ करेक्टिव प्रोडक्शन सब्सिडी involves government paying part of the cost to the firms in order to promote the production of goods having positive externalities. This is in fact a market-based policy, as subsidies to producers would lower the cost of production. ठीक है? Okay, now example of a corrective production subsidy is fertilizer subsidy, right? Government अक्सर जो farmers है उनको fertilizer subsidy provide करती है ताकि farmers ज़्यादा fertilizer यूज करें। fertilizer यूज करने से क्या होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, राइट? एंड इससे क्या होगा, मार्केट में ज़्यादा जो खाद्य पदार्थ है, जो खाने की चीज़ है, वो ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे एंड किसी को भी भूखा नहीं रहना पड़ेगा, राइट? तो इस तरह से गवर्नमेंट देखिए पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी वाली चीज़ को, यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को प्रमोट कर रही है थ्रू फर्टिलाइजर सब्सिडी, ठीक है? तो ये एग्जाम्पल हुआ ऑफ अ सब्सिडी प्रोवाइडेड टू प्रोड्यूसर। अब कंज्यूमर्स को कैसे सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे, देखिए, अ सब्सिडी ऑन फी फॉर एजुकेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंजम्पशन सब्सिडी। देखिए, हमें पता है कि अगर आप एजुकेशन लेते हो या फिर अगर आप अपने बच्चे को एजुकेट करते हो, तो सिर्फ आपके बच्चे को या सिर्फ आपको फायदा नहीं होगा, पूरी सोसाइटी को फायदा होगा, क्योंकि जो स्किल्ड वर्क फोर्स है वो इंक्रीज होंगी, है ना? बाद में जाके जो बच्चे के ऑफस्प्रिंग्स है वो भी वेल ऑफ होएंगे, ठीक है? तो अब ये जो जब काम करेंगे ये बच्चे, ठीक है, वर्क फोर्स में एंटर करेंगे, तो ये गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करेंगे। तो देखिए कितने सारे लोगों को यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है, राइट? एंड एजुकेटेड सोसाइटी थोड़ी सिविलाइज भी होंगी, वो अच्छी चीजें करेंगे, राइट? वायलेंस कम होगी, क्राइम कम होगी। तो देखिए एजुकेशन का कितना सारा पॉजिटिव ओवरऑल इफेक्ट होगा। तो एजुकेशन को क्या करनी चाहिए, हमें प्रमोट करनी चाहिए, स्पेशली गवर्नमेंट को प्रमोट करनी चाहिए ना। तो गवर्नमेंट कैसे प्रमोट करेगी, बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडी ऑन द फी फॉर एजुकेशन। जो एजुकेशन की कॉस्ट है उसको कम कर देंगे, है ना? अब एजुकेशन ऐसी चीज है जो आप कंज्यूम करते हो, है ना? तो इसलिए ये कंजम्पशन सब्सिडी हो जाता है, ठीक है? सो बाय प्रोवाइडिंग रिड्यूसिंग फी, प्रोवाइडिंग सब्सिडी ऑन फी। और कई जगह तो आपको पता है कि गवर्नमेंट जो स्कूल्स है उनमें सर्टेन जगह में तो फ्री एजुकेशन भी प्रोवाइड करी जाती है ना। तो ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, इट इज ट्राई टू इंक्रीज एजुकेशन बाय प्रोवाइडिंग, बाय इट इज ट्राई टू इंक्रीजिंग गुड्स, जैसे कि एजुकेशन जो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट करती है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ओके, in the case of products and services whose externalities are vastly positive, the government enters the market directly as an entrepreneur to produce and provide them. देखिए, अगर कुछ ऐसी चीज है जो vastly positive externality क्रिएट करती है, यानी कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट करती है, तो इन दैट केस गवर्नमेंट सिर्फ सब्सिडी नहीं देगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, खुद डायरेक्टली मार्केट में एंटर करेगी और खुद एंटरप्रेन्योर का काम करेगी, यानी कि खुद वो चीज प्रोड्यूस करेंगी एंड प्रोवाइड भी करेंगी पब्लिक को। जैसे कि पब्लिक एजुकेशन, हेल्थ केयर, फंडामेंटल रिसर्च आर ऑब्वियस एग्जांपल्स, ठीक है? देखिए, अब जैसे कि मैंने कहा कई जगह पे गवर्नमेंट फ्री में भी एजुकेशन, खुद एजुकेशन प्रोवाइड करती है, राइट? सिमिलरली हेल्थ केयर भी गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करती है सर्टेन कंट्रीज में, है ना? एंड कुछ चीजों में अगर रिसर्च होना जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो गवर्नमेंट खुद अपनी ही एक यूनिट बनाएंगी जो उस चीज में रिसर्च करे, ठीक है? गवर्नमेंट ऑल्सो इंगेज इन डायरेक्ट प्रोडक्शन ऑफ environmental quality. Examples are afforestation, reforestation, protection of water bodies, treatment of sewage and cleaning of toxic waste sites. तो देखिए ये सारे ऐसे काम हैं
जो इन्वायरमेंट में पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट करती है, राइट। तो गवर्नमेंट डायरेक्टली इन चीजों में इंगेज भी होती है, जैसे कि अफॉरेस्टेशन यानी कि दोबारा फॉरेस्ट स्टार्ट करना, रिफॉरेस्टेशन है ना, वाटर बॉडीज को प्रोटेक्ट करना, तो गवर्नमेंट डायरेक्टली इन काम में इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो इस तरह से ईदर थ्रू सब्सिडीज या ईदर थ्रू डायरेक्ट गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट, गवर्नमेंट क्या करती है, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी को यहाँ पे प्रमोट करती है। ओके, तो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी आपने देख लिया, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन केस ऑफ मेरिट गुड्स। अब पहले तो ये मेरिट गुड्स क्या है, देखिए, मेरिट गुड्स आर गुड्स that not only benefit the individual using them but also have substantial positive effect on the society, making them socially desirable। तो देखिए, मेरिट गुड्स बेसिकली वही गुड्स है जो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी समाज में क्रिएट करती है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ मेरिट गुड्स इंक्लूड एजुकेशन, हेल्थ केयर, वेलफेयर सर्विसेज, हाउसिंग, फायर प्रोटेक्शन, वेस्ट मैनेजमेंट, पब्लिक लाइब्रेरीज, म्यूजियम्स, पब्लिक पार्क्स। तो देखिए, ये सारे उन्हीं गुड्स के एग्जाम्पल है जो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट कर रही है समाज में, ओके। These goods can be provided by the market but are often underproduced and underconsumed through the market alone, meaning that social welfare isn't maximized। तो ये कुछ देखिए प्राइवेट लोग भी प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि मार्केट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, बट क्या होता है, मार्केट में हमें अक्सर इन गुड्स अंडर प्रोड्यूस होते हुए दिखती है, ठीक है। या तो अंडर प्रोड्यूस होती है या तो अंडर कंज्यूम भी होती है ये चीजें, है ना, अगर हम सिर्फ इसको मार्केट में छोड़ दे तो। एंड अगर ये अंडर प्रोड्यूस एंड अंडर कंज्यूम हुए तो जो सोशल वेलफेयर मिलनी चाहिए थी इन बुक से वो मैक्सिमाइज नहीं हो पाएगी, यानी कि उतनी क्वांटिटी में नहीं हो पाएगी जितना डिजायरेबल। ओके ओके, सो टू एड्रेस दिस द गवर्नमेंट कैन इंटरवीन इन अ फ्यू वेज। तो देखिए, जो अंडर प्रोडक्शन है मेरिट गुड्स की, उसको गवर्नमेंट कैसे करेक्ट कर सकता है। Firstly, through regulation। देखिए, the government set rules on how a private activity is conducted। तो देखिए, जो ये मेरिट गुड्स है, हमने ये कहा था कि ये मार्केट में भी प्रोवाइड हो सकती है बाय प्राइवेट प्लेयर्स, राइट। लेकिन मार्केट में ये सही तरीके से प्रोवाइड नहीं होती है, तभी तो फेलियर होती है मार्केट, है ना। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, वो इंश्योर कर सकती है कि मार्केट में सही तरीके से मेरिट गुड्स प्रोवाइड हो। एंड वो कैसे करेंगी, by setting rules। For example, education is often regulated by the government and there are mandates like the Right to Free and Compulsory Education Act that ensures education for children aged 6 to 14। तो देखिए, एक रूल का एग्जाम्पल अगर हम दें तो एजुकेशन एक ऐसी सेक्टर है जहाँ पे गवर्नमेंट अक्सर रूल्स बनाती है, राइट, एंड मैंडेट्स बनाती है, जैसे कि राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। जो चिल्ड्रेन 6 to 14 ईयर्स के हैं उनको कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, इस तरह की मैंडेट या फिर रूल गवर्नमेंट बना सकती है, सो दैट दीज चिल्ड्रेन कैन गेट एजुकेशन, है ना। तो एजुकेशन एक मेरिट गुड है, राइट। तो इस तरह से मार्केट में एजुकेशन को बढ़ावा गवर्नमेंट दे सकती है बाय सेटिंग रूल्स, ओके ओके। सिमिलरली, गवर्नमेंट में ऑल्सो सेट स्टैंडर्ड्स और रिक्वायर एक्शंस। What does it mean by requiring action? जैसे कि देखिए, like compulsory insurance or immunization which protects both individual and society। देखिए, अब इम्यूनाइज होना यानी कि वैक्सीन लेना सर्टन डिजीज के अगेंस्ट, या इंश्योरेंस लेना जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, ये दोनों ही मेरिट गुड्स है जिसका बहुत फायदा हो सकता है आपको भी एंड ओवरऑल सोसाइटी को भी, है ना। तो ऐसे गुड्स की कंजम्पशन ताकि इंक्रीज हो, गवर्नमेंट रूल सेट करेगा, स्टैंडर्ड सेट करेगा कि ये आपको करना ही है। इट इज कंपल्सरी टू गेट वैक्सीनेटेड अगेंस्ट सर्टन डिजीज एंड कंपल्सरी टू गेट सर्टन टाइप ऑफ इंश्योरेंस। तो इस तरह से भी गवर्नमेंट मेरिट गुड्स को प्रमोट कर सकता है, कंपल्सरी बना सकता है, ठीक है। सिमिलरली, लॉज कैन इन्फोर्स कंजम्पशन ऑफ सेफ्टी गुड्स लाइक हेलमेट्स एंड सीट बेल्ट्स। सिमिलरली, हेलमेट्स लगाना कंपल्सरी कर दिया, सीट बेल्ट लगाना कंपल्सरी कर दिया। सो इस तरीके से भी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, मेरिट गुड की कंजम्पशन समाज में इंक्रीज करा सकती है, ओके। सो ये तो हो गया रेगुलेशन की बात कि कैसे मेरिट गुड्स पे रेगुलेशन लगा के उनको कंपल्सरी बनाया जा सकता है, राइट। अब सब्सिडीज के थ्रू भी गवर्नमेंट मेरिट गुड्स को इंकरेज कर सकती है। द गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट
to make made goods cheaper and more accessible. अब जितना accessible होगा, जितना cheaper होगा, इतनी ज़्यादा इनकी production and consumption होगी, right? This encourages people to use these goods more frequently. अब इसके अलावा गवर्नमेंट मेरिट गुड्स को डायरेक्टली खुद भी प्रोवाइड कर सकती है. देखिए, डायरेक्ट गवर्नमेंट प्रोविजन. Sometimes the government directly provides these goods free of charge or at very low cost, increasing their consumption. For instance, free hospital treatment, healthcare services for various diseases. तो ऐसे चीज़ों को जैसे कि हेल्थ केयर, हेल्थ सर्विस, तो गवर्नमेंट डायरेक्टली भी प्रोवाइड कर सकती है. उसको कोई प्राइवेट मार्केट में जाके रूल्स बनाने की जरूरत नहीं, खुद से ही गवर्नमेंट ये चीज प्रोवाइड कर सकती है. ठीक है. एंड फोर्थ वे इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड मार्केट प्रोविजंस. तो देखिए, गवर्नमेंट मार्केट में भी रूल बनाएंगी कि कैसे मेरिट गुड्स प्रोवाइड किया जाए, एंड सर्टेन गुड्स वो खुद भी प्रोवाइड करेगी. तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज गवर्नमेंट यूज कर सकती है. ठीक है. गवर्नमेंट में ऑल्सो चूज टू वर्क अलोंगसाइड प्राइवेट प्रोवाइडर्स to ensure merit goods are supplied adequately. तो ये सारी किस लिए किया जा रहा है? ताकि जो मेरिट गुड्स है वो सफिशिएंट क्वांटिटी में इकोनॉमी में सप्लाई हो एंड कंज्यूम हो. ठीक है. By using regulation, subsidies, direct provision or a combination of these, governments aim to boost the consumption of merit goods, ensuring society benefit as much as possible from their positive effects. तो मेरिट गुड्स का भी आई होप आपको समझ आ गया होगा, राइट? ओके, तो मेरिट गुड्स तो आपको समझ आ गया, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट डीमेरिट गुड्स. सो पहले तो डीमेरिट गुड्स क्या है? देखिए, डीमेरिट गुड्स आर प्रोडक्ट्स कंसिडर्ड हार्मफुल टू सोसाइटी सच एज सिगरेट्स, अल्कोहल एंड ड्रग्स. देयर कंजम्पशन लीड्स टू नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन अदर्स. यानी कि ये गुड्स नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज क्रिएट करती है. तो डीमेरिट गुड्स बेसिकली हार्मफुल गुड्स है जो सोसाइटी को जो कंज्यूम कर रहे हैं उनको भी हार्म करती है, एंड उसके अलावा सोसाइटी के अदर मेंबर्स को भी हार्म करती है, यानी कि नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज भी क्रिएट करती है. ऐसे गुड्स को हम कहेंगे डीमेरिट गुड्स. हाउएवर, नॉट ऑल गुड्स विथ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी आर डीमेरिट गुड्स. फॉर एग्जाम्पल, स्टील प्रोडक्शन कॉजेस पोल्यूशन, बट स्टील इटसेल्फ इजंट सोशली अनडिजायरेबल. तो देखिए, यहाँ पे आपको एक चीज समझ आनी चाहिए कि जो डीमेरिट गुड्स है वो तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट करेंगे ही करेंगे, राइट? लेकिन सारे चीजें जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट करती है उनको आप डीमेरिट गुड्स नहीं कह सकते. फॉर इंस्टेंस, यहाँ पे स्टील प्रोडक्शन का एग्जाम्पल लिया है. स्टील प्रोडक्शन अपने आप में एक गलत चीज नहीं है, राइट? इकोनॉमी में स्टील की जरूरत होती है, हमें कई चीजों बनाने के लिए स्टील चाहिए, तो स्टील का प्रोडक्शन तो यूजफुल है. लेकिन ये प्रोडक्शन प्रोसेस में कहीं ना कहीं पोल्यूशन हो जाता है, एक साइड इफेक्ट हो जाता है जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट करती है. तो यहाँ पे स्टील प्रोडक्शन को हम डीमेरिट गुड नहीं कह सकते, क्योंकि स्टील प्रोडक्शन इटसेल्फ अपने आप में खराब नहीं है. हाँ, इसके कुछ साइड इफेक्ट है जो खराब है, बट ऑन इटसेल्फ अपने आप में ये खराब नहीं है. लेकिन जो डीमेरिट गुड्स होते हैं ना, वो अपने आप में खराब होते हैं, जैसे कि सिगरेट, अल्कोहल, ड्रग्स, ये खुद में ही खराब है, राइट? तो ऐसे गुड्स को ही हम डीमेरिट कहते हैं. तो डीमेरिट गुड्स एंड गुड्स दैट प्रोड्यूस नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, दे कैन बी डिफरेंट. ठीक है. तो यहाँ पे हम स्पेशली ऐसे गुड्स की बात कर रहे हैं जो डीमेरिट गुड्स है, क्योंकि जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट करती है वो तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, राइट? कि गवर्नमेंट कैसे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी को कंट्रोल करती है ना. अब स्टील प्रोडक्शन को हम कम्प्लीटली बैन तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि स्टील तो हमें चाहिए. लेकिन जो इसकी साइड इफेक्ट है, जो पोल्यूशन है, जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है इसकी, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? तो ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि गवर्नमेंट कैसे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी में कंट्रोल करती है ना. अब यहाँ पे हम स्पेशली पढ़ेंगे कि डीमेरिट गुड्स के केस में गवर्नमेंट क्या करेगी. देखिए, इन फ्री मार्केट्स डीमेरिट गुड्स आर ऑफन ओवर प्रोड्यूस्ड एंड ओवर कंज्यूम्ड, सो गवर्नमेंट स्टेप इन टू रिड्यूस देयर यूज. फ्री मार्केट में क्या होता है, जो डीमेरिट गुड्स है वो ऑफन ओवर प्रोड्यूस होती है, क्योंकि देखिए इनको बनाने से ज्यादा प्रॉफिट मिलता है प्रोड्यूसर्स को. ठीक है. एंड ये ओवर कंज्यूम भी होती है, क्योंकि लोगों को अक्सर ऐसी चीजों की लत लग जाती है ना. तो इसको रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, या तो वो डायरेक्टली बैन ही करेगी, कंप्लीटली आउटलॉ गुड्स लाइक इलीगल ड्रग्स, तो इलीगल ड्रग्स को कंप्लीटली बैन ही कर दे, राइट? या तो वो पर्सुएशन टेक्निक अपनाए, running negative ads that highlight the danger of products like smoking.
है ना। जैसे कि आप जब मूवी हॉल में जाते हो तो अक्सर ऐड आती है ना, कि कैसे वो जो टबैको एंड स्मोक जो होती है वो कैसे कैंसर देती है, एंड कितना गंदा वहाँ पे इमेज दिखाया जाता है कैंसर का। तो इस तरह से गवर्नमेंट पर्सुएशन यूज कर सकती है टू डिस्करेज देयर कंजम्पशन। ओके, अब इसके अलावा गवर्नमेंट लेजिस्लेशन भी पास कर सकती है टू बैन एडवर्टाइजिंग दीज प्रोडक्ट एज सीन विद सिगरेट्स। देखिए, एक तो होता है कि आप डीमेरिट गुड्स को ही कम्प्लीटली बैन करो, जैसे कि ड्रग्स को, राइट। अब दूसरा होता है सिगरेट, कि आप सिगरेट को कम्प्लीटली बैन तो मत करो, लेकिन सिगरेट पे जो एडवर्टाइजिंग करते हैं ना लोग, उसको बैन करो। यानी कि आप सिगरेट को पूर्ण तरीके से ऐसे एडवर्टाइज नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह से एडवर्टाइज करोगे तो इसकी कंजम्पशन इंक्रीज होगी, राइट, जो कि गवर्नमेंट नहीं चाहती। सो एडवर्टाइजिंग ने यहाँ पे बैन लगा दिया, ठीक है। सिमिलरली रेगुलेशन लिमिटिंग एक्सेस such as restricting alcohol sales to minors। अब certain age से below alcohol sale को restrict कर दो, ठीक है। Similarly restrictions setting rules on where and when these goods can be used or sold, like no smoking in public। तो पब्लिक प्लेस में एटलीस्ट स्मोकिंग को बैन कर दो, ताकि जो लोग स्मोक नहीं करते उनको एटलीस्ट पैसिव स्मोकर मत बनाओ, है ना, दूसरों की स्मोकिंग की वजह से एटलीस्ट उनको अफेक्ट ना हो। सिमिलरली आप हाई टैक्सेस भी कर सकते हो। देखिए, रेजिंग द कॉस्ट ऑफ डिमेरिट गुड्स थ्रू टैक्सेस मेकिंग देम लेस अफोर्डेबल। एग्जाम्पल, हाई जीएसटी रेट्स ऑन टबैको एंड अल्कोहल इन इंडिया। तो इस तरह से टैक्स लगा के डिमेरिट गुड्स की जो प्राइस है वो इंक्रीज कर दो, राइट, कॉस्ट इंक्रीज कर दो, ताकि लोग उन्हें अफोर्ड ही ना कर पाए, और अगर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो इनकी कंजम्पशन कम होगी, है ना। सिमिलरली आप एक मिनिमम प्राइस भी सेट कर सकते हो, सेटिंग अ लीगल मिनिमम प्राइस फॉर दीस गुड्स टू लिमिट एक्सेसिव कंजम्पशन। अब इसका क्या मतलब है कि देखिए, लेट्स से जो टबैको है वो बहुत चीपली मिलता है, ठीक है, ₹1 या ₹2 में मिलता है, ओके। अब इतना सस्ते में अगर ऐसे डिमेरिट गुड्स मिल रहे हैं ना, तो बहुत सारे लोग खरीदेंगे, यूज करेंगे, इसकी कंजम्पशन बहुत इंक्रीज होगी, राइट। तो गवर्नमेंट क्या करेंगी, नहीं, इतना कम प्राइस हम नहीं रख सकते, इसका प्राइस मिनिमम भी ₹100 रखो, ठीक है। तो इस तरह से एक मिनिमम प्राइस भी गवर्नमेंट सेट कर देती है, एक ऐसा मिनिमम प्राइस जो कि बहुत ज्यादा कम ना हो, ठीक है, एटलीस्ट एक रीजनेबल मिनिमम प्राइस हो, ताकि सारे लोग इसे अफोर्ड ना कर पाए, ठीक है। अगर देखिए ₹1 में मिलेगा तो आप सोचो कितना ज्यादा इसकी कंजम्पशन होगा, राइट, तो जो कि गवर्नमेंट नहीं चाहता, तो सर्टन ये एक मिनिमम प्राइस सेट करने को रेगुलेट करेगा। ओके, so these are the various ways through which government can limit the consumption of demerit goods, ठीक है। अब देखिए, although taxing these goods raises prices, their demand is often inelastic, meaning people still buy them and seller pass on the higher cost to consumers without losing many customers। देखिए, अब हाई टैक्स करने का एक नेगेटिव चीज क्या है कि देखिए, जब गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज कर देती है तो इन चीजों की प्राइस इंक्रीज होती है, राइट। तो अल्टीमेटली ये प्राइस किसको बियर करना पड़ता है, कंज्यूमर्स को। तो देखिए, यहाँ पे अल्टीमेट हार कंज्यूमर को आता है, लेकिन जो लोग ऐसे चीज प्रोड्यूस करते हैं, जो प्रोड्यूसर है, उनको इसका कोई इफेक्ट बियर नहीं करना पड़ता, राइट। वो उनको ये कॉस्ट का, टैक्स का भार नहीं बियर करना पड़ता, विच इज लाइक नॉट गुड, क्योंकि जो ये चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको भी तो इफेक्ट मिलना चाहिए, है ना। तो टैक्स लगाने का एक डिमेरिट ये रहता है। सिमिलरली देखिए, द इफेक्ट ऑफ स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन सच एज टोटल बैन is seldom realized in the form of complete elimination of the demerit good. Conversely, such goods are secretly driven underground and traded in hidden market. अब कभी कभार अगर आप सर्टेन चीजों को completely बैन कर दोगे ना, तो क्या होगा, लोग इसकी कंजम्पशन तब भी नहीं छोड़ेंगे। लोग क्या करेंगे, वो अंडरग्राउंड मार्केट से ये चीजें कंज्यूम करने लग जाएंगे, विच इज इवन मोर डेंजरस टू द सोसाइटी, है ना। तो गवर्नमेंट क्या रूल लगा रही है, किस तरह से हैंडल कर रही है ऐसी चीजों को, तो ये गवर्नमेंट को ना ये देखना चाहिए कि अगर वो बैन कर रही है तो कहीं उसका ऐसे उल्टा इफेक्ट तो ना हो, है ना। और अगर वो हाई टैक्स लगा रही है तो कहीं सारा भार कंज्यूमर को तो नहीं जा रहा, कहीं प्रोड्यूसर को कोई इसका इफेक्ट तो नहीं हो रहा, है ना। प्रोड्यूसर को भी इफेक्ट होना चाहिए ना। तो ये चीजें भी गवर्नमेंट को देखनी चाहिए। देखिए, आंध्र प्रदेश में अभी यही तो हो रहा है। आंध्र प्रदेश ने क्या किया कि अल्कोहल की प्राइस बहुत बढ़ा दी, बहुत हैवी टैक्स लगा दी अल्कोहल विद इन द स्टेट, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के लोग क्या करने लगे कि खुद के स्टेट से तो इन्होंने अल्कोहल खरीदना ही छोड़ दिया,
अब ये बाकी स्टेट से अल्कोहल खरीद के स्मगल करके आंध्र प्रदेश में ले आने लग गए। तो इस तरह से गवर्नमेंट को ना यहाँ पे दो नुकसान हुई। एक तो देखिए जो अल्कोहल की ये बैन चाहती या फिर जो अल्कोहल की कंजम्पशन ये कम कराना चाहते थे वो तो हुआ नहीं, क्योंकि बाकी स्टेट से लोग ये आके पी रहे हैं अभी भी, है ना। और पहले एटलीस्ट जब आंध्र प्रदेश में ही लोग खरीद के पीते थे, कम से कम गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत टैक्स तो मिलता था। अब बाहर के स्टेट से खरीद के पीने लगे तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को अब टैक्स भी नहीं मिल रहे। ठीक है, दोनों तरीके से यहाँ पे आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को नुकसान हुई। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन भी नहीं होनी चाहिए। तो जो भी ये गवर्नमेंट यूज करे ना टेक्निक टू लिमिट डिमेरिट गुड्स, उनको बहुत सोच समझ के ये रूल्स रेगुलेशंस रखनी चाहिए। ठीक है, ताकि किसी का भी यहाँ पे नुकसान ना। ओके, तो डिमेरिट गुड्स भी आपने समझ लिया है ना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन केस ऑफ पब्लिक गुड्स। ठीक है, पब्लिक गुड्स कैसे मार्केट फेलियर कराती थी, स्पेशली बिकॉज ऑफ फ्री राइडिंग, राइट। एक फ्री राइडिंग प्रॉब्लम होती थी, यानी कि लोग फ्री में पब्लिक गुड्स कंज्यूम करना चाहते हैं, कोई भी इसकी कॉस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे ये गुड्स क्या होती थी, अंडर प्रोड्यूस होती थी समाज में, एंड दैट्स व्हाई दे वुड क्रिएट मार्केट फेलियर। तो अब गवर्नमेंट इसको कैसे हैंडल करेगा, देखिए। When the government provide public goods directly, it helps solve the free rider problem where people benefit from goods without paying for them, leading to market failure. Important public goods like defense, law enforcement, fire protection, and disease prevention are usually provided by the government because they benefit everyone. तो देखिए जो इम्पोर्टेंट पब्लिक गुड्स है, अगर गवर्नमेंट डायरेक्टली खुद ही ये प्रोवाइड करे सोसाइटी को, तो फ्री राइडिंग प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म हो जाएगी। तो ये फ्री राइडिंग प्रॉब्लम किसको झेलना पड़ता है, प्राइवेट प्लेयर्स को, राइट। जो प्राइवेट लोग है ना, उन्होंने पब्लिक गुड बना तो दिया लेकिन कॉस्ट सिर्फ इनको बियर करना पड़ता है। फॉर इंस्टेंस लेट्स से एक एबीसी कंपनी लिमिटेड है जो पब्लिक पार्क बनाती है, ठीक है। अब पब्लिक पार्क लोग फ्री में यूज करेंगे, है ना, लेकिन कॉस्ट सारा कौन बियर कर रहा है, एबीसी लिमिटेड फॉर मेकिंग दिस पब्लिक पार्क। तो अगर एबीसी लिमिटेड की जगह गवर्नमेंट खुद बना दे ये चीजें, तो ये किसी को नुकसान नहीं होगी, राइट। क्योंकि गवर्नमेंट कहाँ से बनाएगी, टैक्स के पैसे से बनाएगी, और टैक्स की पैसा जो है वो सबने कंट्रीब्यूट किया है ना। तो किसी एक ही इंसान, इनकी प्राइवेट इंसान के ऊपर पब्लिक गुड्स के पूरा कॉस्ट का भार नहीं आएगा। सो फ्री राइडिंग प्रॉब्लम विल बी सॉल्व हियर, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट पब्लिक गुड्स है गवर्नमेंट उसको खुद ही प्रोवाइड करेंगे। डन, ओके। For excludable public goods like parks, universities and museums, the government can charge entry fee to fund them. अब देखिए, लेट्स से गवर्नमेंट के पास इनफ टैक्स नहीं है कि हमेशा ये चीजें फ्री में प्रोवाइड करे सबको, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ऐसे गुड्स में टिकट चार्ज कर सकती है, राइट। जैसे कि म्यूजियम, पार्क में, ताकि जो लोग इसको एंजॉय करना चाहे वो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करे इसके कॉस्ट में, है ना। Sometimes the government also allow private firms to provide these services and charge fee, but it regulates the fee to ensure fairness. या अगर गवर्नमेंट खुद ये चीज नहीं बनाना चाहती तो वो कोई प्राइवेट फंड्स को कह सकती है कि आप बना दो, फिर बाद में आप इनसे फी चार्ज कर लेना, ठीक है। लेकिन कितना फी का प्राइस कितना होना है वो गवर्नमेंट रेगुलेट करेंगे, ताकि वो प्राइस फेयर रहे और बहुत ज्यादा एक्सेसिवली हाई अमाउंट ना चार्ज कर पाए प्राइवेट पार्टीज, ओके। Some public goods are funded by donations or contribution from companies and non-governmental organizations. Additionally, certain goods like drug approvals, atomic energy, and airport security are provided as public goods because if left to the private markets, they could pose risk to the society. अब कुछ चीजें जैसे कि एटॉमिक एनर्जी, एयरपोर्ट सिक्योरिटी एंड ड्रग अप्रूवल्स ये प्राइवेट लोग भी कर सकते हैं, राइट। लेकिन गवर्नमेंट इनका जिम्मा खुद लेती है, इसको पब्लिक गुड्स मान के खुद प्रोवाइड करने का ही सोचती है, क्योंकि अगर मार्केट को छोड़ दिया तो ये रिस्की हो सकता है सोसाइटी के लिए। जैसे एटॉमिक एनर्जी, अगर ये कभी ब्लास्ट हो गया, इसको मिसयूज किसी ने किया तो ये घातक हो सकता है ना। सिमिलरली एयरपोर्ट सिक्योरिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड ड्रग्स का भी मिसयूज हो सकता है। तो ऐसे चीजों की ओनरशिप ना गवर्नमेंट खुद लेना चाहती है, इसको एज अ पब्लिक गुड ट्रीट करती है जो गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड कर सके, rather than leaving it to the market. Okay. देखिए अब दूसरा तरीका जिससे कि गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है मार्केट में, दैट इज थ्रू
प्राइस इंटरवेंशन। देखिए फ्री मार्केट में क्या होता है, प्राइस कैसे तय होती है, डिमांड एंड सप्लाई के खेल से, राइट। ये आपका डिमांड कर्व हो गया लेट्स से, एंड ये सप्लाई कर्व। तो जहाँ पे ये मीट करते हैं यही प्राइस मार्केट में अक्सर सेट होता है ना। लेकिन ये जो प्राइस है ये हमेशा फेयर हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो जब गवर्नमेंट को लगता है कि इस तरह से सेट करी गई प्राइस फेयर नहीं है तो गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, एंड ये प्राइस को वो एक्सेप्ट नहीं करती। या तो गवर्नमेंट खुद प्राइस तय करती है या फिर ये प्राइस को क्या करती है, रेगुलेट करती है, ताकि कंज्यूमर्स को एक फेयर प्राइस मिले, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं प्राइस इंटरवेंशन। तो चलिए प्राइस इंटरवेंशन के हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखिए, प्राइस इंटरवेंशन हैपेंस व्हेन द गवर्नमेंट सेट्स लीगल लिमिट्स ऑन प्राइसेस। गवर्नमेंट क्या करती है, लिमिट सेट करती है प्राइस में। देयर आर टू टाइप्स। तो टू टाइप्स क्या है, देखिए फर्स्ट इज योर प्राइस फ्लोर्स। प्राइस फ्लोर्स क्या है, अ मिनिमम प्राइस दैट बायर्स मस्ट पे, लाइक मिनिमम वेज। देखिए सर्टन चीजों की गवर्नमेंट क्या करती है, मिनिमम प्राइस तय करती है, जैसे कि मिनिमम वेज। अगर आप किसी को मजबूरी लगा रहे हो तो एटलीस्ट आपको सर्टन वेज तो पे करना ही पड़ेगा। जैसे कि लेट्स से अगर गवर्नमेंट ने ₹100 पर डे मिनिमम तय करा है तो इससे कम वेज आप नहीं दे सकते, एटलीस्ट आपको ₹100 तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा किस लिए करा है, क्योंकि देखिए सर्टन टाइम्स क्या करते हैं ना, कंपनीज बहुत कम वेज देते हैं मजदूर को, ठीक है। और मजदूर भी मजबूरी होती है उनको बाकी कहीं पे काम नहीं मिल रहा होता तो बहुत कम वेज में भी वो काम करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये उनके लिए बहुत ही अनफेयर है ना कि उनको अपना काम का वर्थ भी नहीं मिल रहा। तो इस अनफेयरनेस को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट एक मिनिमम प्राइस सेट करती है। ओके। अब दूसरा लिमिट है प्राइस सीलिंग। देखिए फ्लोर का मतलब क्या होता है, जमीन, राइट। यानी कि आप एक नीचे या फिर एक मिनिमम प्राइस सेट कर रहे हो। सीलिंग होता है ऊपर। तो सीलिंग में आप क्या कर रहे हो, एक मैक्सिमम प्राइस सेट कर रहे हो, ठीक है। अ मैक्सिमम प्राइस दैट सेलर्स कैन चार्ज। जैसे कि रेंट कंट्रोल होता है कि जब गवर्नमेंट जो हाउसिंग की रेंट है ना उसकी एक मैक्सिमम लिमिट सेट कर देता है। देखिए कई जगह पे क्या होता है ना, जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, राइट, वो बहुत ज्यादा हाई रेंट चार्ज करते हैं अपने टेनेंट से, स्पेशली ऐसे एरिया पे जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है और लोगों को ज्यादा रेंट की जरूरत होती है, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत हाई रेंट चार्ज किया जाता है। लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, एक मैक्सिमम अमाउंट सेट कर देती है कि इससे ऊपर आप रेंट चार्ज नहीं कर सकते। इसको हम रेंट कंट्रोल कहते हैं, ठीक है। ओके, सो प्राइस फ्लोर एंड प्राइस सीलिंग आपने समझ लिया, राइट। ओके, देखिए गवर्नमेंट ऑफन इंटरवीन इन द मार्केट वेयर प्राइस फ्लक्चुएट्स अनप्रेडिक्टेबली। और देखिए अब दूसरी जगह गवर्नमेंट जहाँ पे अक्सर इंटरवीन करती है वो ऐसी जगह है जहाँ पे प्राइस अक्सर फ्लक्चुएट करती है, प्राइस जहाँ पे प्रेडिक्टेबल नहीं होती, तो वहाँ गवर्नमेंट इंटरवीन करती है। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया द मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP ensures farmers get a guaranteed price for their crops, helping to stabilize income। तो देखिए इंडिया में ना फार्मर्स को एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड किया जाता है फॉर देयर क्रॉप्स, क्योंकि जो क्रॉप्स की प्राइस है वो अक्सर फ्लक्चुएट करती है। तो देखिए फार्मर्स ने क्या करा होता है, साल भर मेहनत करके वो अपना क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि आपकी जो क्रॉप है ना उसका हम एक मिनिमम प्राइस तो आपको गारंटी देंगे। फॉर एग्जाम्पल पर केजी हम आपको एटलीस्ट ₹100 देंगे फॉर योर ग्रेन्स, ठीक है। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस में क्या है कि गवर्नमेंट ने गारंटी किया कि ₹100 तो गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा ही मिलेगा। अब फार्मर्स को अगर मार्केट में 100 से ऊपर प्राइस में उनकी अगर प्रोड्यूस सेल हो रही है तो फार्मर्स आर फ्री टू सेल। जैसे कि अगर कोई उनको 120 पर केजी दे रहा है तो फार्मर्स बेच सकते हैं एट 120, ठीक है। लेकिन अगर उनको कोई सिर्फ ₹80 पर केजी ही देने को तैयार है तो इस टाइम पे फार्मर्स क्या करेंगे, वो गवर्नमेंट के पास जाएंगे और कहेंगे आपने हमें ₹100 का वादा किया था तो आप हमें ₹100 दो, ठीक है। और गवर्नमेंट को ये ₹100 देना ही पड़ेगा। तो एटलीस्ट यहाँ पे क्या हुआ कि फार्मर को इतना तो हुआ कि एटलीस्ट मुझे आपने क्रॉप का ₹100 तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अगर मुझे हायर प्राइस में अगर मैं सेल कर पाऊँ मार्केट में तो अच्छा है, लेकिन अगर मैं नहीं सेल कर पाया तो एटलीस्ट ₹100 मुझे मिलेगा। तो इस तरह से फार्मर्स को एक गारंटी मिल जाती है, राइट। और उनकी इनकम जो है वो एटलीस्ट
स्टेबल रह पाती है, क्योंकि हमें पता है कभी कभार जो क्रॉप है उनकी प्राइस बहुत नीचे चली जाती है, और अगर बहुत नीचे चली गई तो फार्मर अपने आप को, अपने परिवार को सस्टेन नहीं कर पाएगी, राइट। तो इसलिए ये सपोर्ट प्राइस की जरूरत होती है एंड गवर्नमेंट प्रोवाइड भी करती है, ठीक है। When essential items become too expensive, the government may impose price ceiling to keep them affordable for everyone. Price ceiling गवर्नमेंट कम लगाती है जब एसेंशियल आइटम बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, ठीक है, तो तब प्राइस सीलिंग इम्पोज किया जाता है। जैसे कि यहाँ रेंट कंट्रोल में हमने देखा है ना, हाउसिंग जो है वो एक बेसिक नीड है लोगों की, राइट। लोगों को रहने के लिए घर चाहिए, लेकिन अगर घर का ही प्राइस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया तो ये अच्छी बात नहीं है सोसाइटी के लिए, है ना। तो इसलिए वहां पे रेंट कंट्रोल या फिर एक मैक्सिमम प्राइस सीलिंग गवर्नमेंट लगाती है, ठीक है। अब और एग्जांपल्स अगर हम देखें तो देखिए, फॉर इंस्टेंस ड्यूरिंग शॉर्टेजेस द गवर्नमेंट सेट्स मैक्सिमम प्राइस फॉर फूड ग्रेन्स एंड अदर नेसेसिटीज। शॉर्टेज के टाइम पे अगर फूड ग्रेन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है तो गवर्नमेंट इस प्राइस को कंट्रोल करने की यहाँ पे कोशिश करती है। टू मेंटेन स्टेबल प्राइसेस, गवर्नमेंट ऑल्सो मैनेज बफर स्टॉक, buying surplus crops during good harvest and releasing them when production is low to prevent price spikes. तो गवर्नमेंट क्या करती है, कभी कभार वो बफर स्टॉक्स भी रखती है। यानी कि देखिए, फूड ग्रेन्स का क्या होता है कि किसी साल बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है ना, किसी साल कम होता है, ठीक है, फॉर वेरियस रीजन। जैसे कभी ज्यादा बारिश होती है, कभी नहीं होती है ना, कभी नेचुरल कैलामिटी आ जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करती है, जिस साल ओवर प्रोडक्शन हुआ है, ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है, एक बफर स्टॉक रखो, यानी कि जो एक्सेस स्टॉक है वो संभाल के रखो, ताकि जिस ईयर पे कम प्रोड्यूस हो उस टाइम पे ये बफर स्टॉक गवर्नमेंट यूज कर सके। एंड देखिए किसी ईयर अगर प्रोडक्शन ज्यादा है एंड डिमांड कम है, प्रोडक्शन कम है एंड डिमांड ज्यादा है, तो प्राइस बहुत ज्यादा स्पाइक कर जाती है उस टाइम पे, है ना। तो अगर बफर स्टॉक उस टाइम पे रिलीज कर दे गवर्नमेंट तो प्राइस भी यहाँ पे मार्केट में कंट्रोल्ड रहेंगे, क्योंकि एक्सेसिव डिमांड फिर एंड कम सप्लाई, ठीक है, कम सप्लाई एंड एक्सेसिव डिमांड की सिचुएशन ना हो, तो इसीलिए बफर स्टॉक रखी जाती है। ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन फॉर करेक्टिंग इंफॉर्मेशन फेलियर। तो देखिए, हमने पढ़ा था कि जब बायर्स एंड सेलर्स जो है उनके पास इक्वल इंफॉर्मेशन ना हो, राइट, इफ देयर इज इंफॉर्मेशन गैप, मार्केट फेलियर हो सकती है। यानी कि अगर एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है, so that can cause market failure, because जिसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है, वो मिसयूज करता है वो इंफॉर्मेशन टू पुट द अदर पार्टी एट लॉस। वो कर सकता है, ऐसा नहीं कि सब लोग करेंगे, बट पीपल कैन मिसयूज, राइट। तो इसलिए एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की कंडीशन नहीं होनी चाहिए, है ना। तो जब एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन दिखी जाती है मार्केट में, सो हाउ डज गवर्नमेंट इंटरवीन। देखिए, गवर्नमेंट एक्टिवली इंटरवीन इन द मार्केट फॉर combating the problem of market failure due to information problems and considering the importance of information in making rational choices. देखिए, अब हमने ये भी पढ़ा था कि इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, दोनों साइड में इक्वल एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब कंप्लीट इंफॉर्मेशन होता है तभी एक इंसान रैशनल चॉइस बना सकता है, तभी वो एक इन्फॉर्म डिसीजन बना सकता है जिससे कि उसकी सेल्फ इंटरेस्ट मैक्सिमाइज हो, है ना। तो जब ये ऑप्शन लोगों के पास नहीं होता, व्हेन दे आर नॉट एबल टू मेक रैशनल चॉइसेस, तो गवर्नमेंट को यहाँ पे इंटरवीन करना चाहिए टू प्रोवाइड देम इंफॉर्मेशन। देखिए, अ फ्यू एग्जांपल्स आर, गवर्नमेंट मेक्स इट्स मैंडेटरी टू हैव एक्यूरेट लेबलिंग एंड कंटेंट डिस्क्लोजर बाय प्रोड्यूसर्स। एग्जांपल, लेबलिंग ऑन सिगरेट पैकेट्स, डिस्प्ले ऑफ न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन ऑन फूड पैकेज। देखिए, जो सिगरेट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको पता होता है कि उन्होंने कितने हार्मफुल चीजें सिगरेट में डाली है, राइट। लेकिन समटाइम्स कंज्यूमर्स मे नॉट नो कि सिगरेट किस एक्सटेंट तक हार्मफुल है, उनको शायद कभी कभार हो सकता है ना पता हो, राइट। तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, मैंडेटरी करती है कि लेबल करो सिगरेट के पैकेट में कि आपने क्या क्या हार्मफुल प्रोडक्ट यहाँ पे डाला है, ताकि कंज्यूमर्स को दिखे, ठीक है, वो कंज्यूम करने से पहले ताकि उनको दिखे। और अक्सर सिगरेट के डब्बे में आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग पिक्चर देखी जाती है, राइट, कैंसर की, कि सिगरेट कंज्यूम करने से ये हो सकता है। सो दिस इज द वे टू प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन टू कंज्यूमर्स रिगार्डिंग कंजम्पशन ऑफ सिगरेट, राइट। सिमिलरली सर्टन फूड प्रोडक्ट्स जो है, जैसे कि पैकेज्ड फूड स्पेशली, उसको हेल्दी मान के बेचा जाता है ना, उसको हेल्दी प्रमोट किया जाता है एज हेल्दी फूड्स।
और कंज्यूमर्स जो गलीबल कंज्यूमर्स होते हैं, राइट, बोले कंज्यूमर्स, वो अक्सर उनको नहीं पता कि वो कितने हार्मफुल हो, क्या क्या चीजें डाली हुई होती है पैकेज फूड प्रोडक्ट्स में। तो इसलिए गवर्नमेंट मैंडेटरी करती है कि जो न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन है पैकेज फूड की, वो पैकेज में ही आगे प्रोवाइड करा जाए कि कितना कार्बोहाइड्रेट है इसमें, कितना शुगर है। तो आपको इनसे प्रोडक्ट्स में अक्सर ये चीजें दिखती है ना। दैट इज बिकॉज गवर्नमेंट हैज मेड इट मैंडेटरी। सपोज गवर्नमेंट ने ये चीज मैंडेटरी नहीं करा होता तो कंपनीज क्या करते, कभी बताते ही नहीं कि क्या क्या उनके प्रोडक्ट में डाला है ना, और चीजें भर भर के हार्मफुल चीजें डालते रहते। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से ये इंटरवेंशन, ठीक है। सिमिलरली मैंडेटरी डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल सेबी रिक्वायर्स दैट accurate information be provided to prospective buyers of new stocks। तो ये सेबी के सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से ये मैंडेटरी है कि जो लोग स्टॉक खरीदे उनको स्टॉक के बारे में पूरी जानकारी बताई जाए, ठीक है। सिमिलरली पब्लिक डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू इम्प्रूव नॉलेज, और सर्टन चीजों की ना गवर्नमेंट खुद अवेयरनेस क्रिएट करती है, राइट, ताकि लोगों को पता चले अबाउट दोस थिंग्स, ओके। वो यूजफुल थिंग भी हो सकती है एंड वो हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी हो सकती है। तो गवर्नमेंट अपने आप अवेयरनेस कैंपेन करती है ताकि लोग इन्फॉर्म्ड हो रिगार्डिंग वो चीजें। Similarly, regulation on advertising and setting of advertising standards to make advertising more responsible, informative and less persuasive। ठीक है, आपको पता है सर्टन कंपनीज जो है कितना एडवर्टाइजिंग में कितना झूठ बोलती है ना, कि जैसे आयुर्वेदिक अगर मैं बात करूँ, सर्टन आयुर्वेदिक लीडर की, वो क्या करते हैं, मेरे चीज़ों से कैंसर ठीक हो जाएंगे मेरी जड़ी बूटी खाने से, राइट। तो वो कितना ज़्यादा मिसलीडिंग है, वो सच में नहीं होता है ना। और बेचारे जो कैंसर पेशेंट्स है जो डेस्परेट है मेडिसिन के लिए, वो फंस जाते हैं ऐसे चीज़ों में, राइट, और उनका कैंसर भी ठीक नहीं होता है ना। तो इस तरह की जो इरिस्पॉन्सिबल एडवर्टाइजिंग है, तो इसको खत्म करने के लिए गवर्नमेंट क्या करते हैं, रेगुलेशन बनाते हैं कि आप इस तरह से एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकते, लोगों को फूल नहीं बना सकते आपने एडवर्टाइजिंग से बेसिकली, ठीक है। तो ये भी गवर्नमेंट इसको भी रेगुलेट करती है, ओके। Okay, now the last type of government intervention is government intervention for equitable distribution। देखिए गवर्नमेंट का एक मेन रोल क्या है कि समाज में जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल हो, है ना, या जो रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल हो। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट क्या करता है, इट इंटरवीन्स इन द इकोनॉमी। देखिए वन की रोल ऑफ गवर्नमेंट इज टू रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम टू क्रिएट फेयरनेस इन द सोसाइटी। This is done through policies like progressive income tax, जहाँ पे हाई अर्नर्स को ज्यादा टैक्स पे कराया जाता है ना। सिमिलरली सब्सिडीज के थ्रू भी गवर्नमेंट फेयरनेस क्रिएट करती है, यानी कि जिनको सब्सिडी की जरूरत है, जिनको गवर्नमेंट चाहती है कि जिनको कॉस्ट का हैवी भार ना पड़े, राइट, तो गवर्नमेंट उनको सब्सिडी प्रोवाइड करती है। सिमिलरली अनएम्प्लॉयड को अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, जॉब रिजर्वेशंस, ये क्यों किया जाता है, ताकि जो पिछड़े हुए वर्ग है वो आगे बढ़ सके, है ना। लैंड रिफॉर्म्स एंड जेंडर सेंसिटिव बजटिंग, तो ये सारे तरकीब गवर्नमेंट अपनाती है टू क्रिएट फेयरनेस इन द सोसाइटी। तो देखिए ये सारे को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले, राइट। जब हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट पढ़ा था तो हमने देखा था गवर्नमेंट कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट करती है ना। द गवर्नमेंट ऑल्सो एक्ट्स टू फाइट द ब्लैक इकोनॉमी, जैसे कि इलीगल इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड मार्केट डिस्टॉर्शंस। Even if some government intervention reduce market efficiency, they are often considered worthwhile because they promote because they promote fairness which society values। देखिए सर्टन जो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन है मार्केट में वो इनएफिशिएंसी क्रिएट कर सकती है, राइट। जैसे कि अगर आप प्राइस रेगुलेट करोगे, अब किसी को डिसइंसेंटिव हो सकता है प्रोड्यूस करने के लिए, तो सर्टन इनएफिशिएंसी तो हो सकती है। लेकिन देखिए सिर्फ एफिशिएंसी ही जरूरी नहीं है ना, मार्केट में फेयरनेस भी जरूरी है सोसाइटी में, राइट। अगर सोसाइटी फेयर नहीं होगा, बहुत ज्यादा इविल हो जाएगा, अनफेयर हो जाएगा, तो भी सोसाइटी रन नहीं कर पाएगी ना। तो इसलिए फेयरनेस के लिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कभी कभार सही माना जाता है, इवन इफ इट क्रिएट्स इनएफिशिएंसी, ठीक है। सो विद दिस गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी यहाँ पे खत्म हो गई है। अब एक लास्ट टॉपिक रहता है, तो उसके बाद ये आज की वीडियो हमारी खत्म हो जाएगी। देखिए
ओके, नाउ द लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर इज गवर्नमेंट फेलियर। देखिए, अभी तक तो हम मार्केट फेलियर पढ़ रहे थे, राइट, कि कैसे अगर मार्केट को फ्री छोड़ा जाए तो सर्टन टाइम्स ओवर एंड अंडर प्रोडक्शन ऑफ चीजें होती हैं जिसकी वजह से मार्केट फेल करती है ना। और यही फेल होने से बचाने के लिए या यही फेलियर को करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट इंटरवीन करती है। लेकिन गवर्नमेंट खुद कब फेल होती है? ये तब होती है जब गवर्नमेंट ने मार्केट में इंटरफेयर किया, लेकिन इंटरफेयर करने की वजह से मार्केट और खराब हो गई। ठीक है, मार्केट की हालत सुधरी नहीं लेकिन खराब और हो गई, तो उस टाइम पे हम गवर्नमेंट के इंटरवेंशन को फेलियर कहेंगे। वो होता है गवर्नमेंट फेलियर। ठीक है, तो देखिए, गवर्नमेंट इंटरवेंशंस aren't always effective. Sometimes they lead to government failure where efforts to fix the market problem create new inefficiencies or waste resources. तो गवर्नमेंट फेलियर कब हुई? जब गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की वजह से न्यू इनएफिशिएंसीज क्रिएट हुई एंड रिसोर्स की वेस्ट हो गई, तो वो गवर्नमेंट फेलियर होता है। देखिए, थोड़ा बहुत इनएफिशिएंसी अगर गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की वजह से आ रहा है तो वो चलता है। देखिए, इनएफिशिएंसी आ रहा है लेकिन इनएफिशिएंसी की वजह से अगर फेयरनेस इंक्रीज हो रही है सोसाइटी में, ठीक है, इफ देयर इज अ बैलेंस बिटवीन एफिशिएंसी एंड फेयरनेस, तो वो ठीक है। लेकिन अगर इनएफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई या गवर्नमेंट न्यू तरीके की इनएफिशिएंसी लेके आ गई या रिसोर्स की वेस्ट करी, तो उसे हम गवर्नमेंट फेलियर कहेंगे। ठीक है, दिस कैन हैपन व्हेन द इंटरवेंशन डज नॉट वर्क, वेस्टिंग रिसोर्सेज। जब गवर्नमेंट की इंटरवेंशन काम नहीं करी और रिसोर्स की वेस्ट हो गई, ठीक है, और द इंटरवेंशन क्रिएट्स न्यू एंड मोर सीरियस प्रॉब्लम, या फिर जब गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की वजह से ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम, एक नई और ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम की जन्म हो गई, तो उसे हम गवर्नमेंट फेलियर कहेंगे। ठीक है, so policymakers must weigh the cost and benefit of any government action carefully to avoid such failure. ऐसे फेलियर अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट को या पॉलिसी मेकर्स को क्या करना चाहिए कि कोई भी पॉलिसी ले आने से पहले, ठीक है, मार्केट फेलियर को करेक्ट करने के लिए कोई भी पॉलिसी ले आने से पहले उस पॉलिसी की कॉस्ट क्या है, उसकी बेनिफिट क्या है, अच्छे से एनालाइज करनी पड़ेंगी कि ओवरऑल उसका इकोनॉमी में क्या इफेक्ट होने वाला है। ठीक है, और अच्छे से एनालाइज करने के बाद ही पॉलिसीज लेके आनी चाहिए ताकि इस तरह के फेलियर ना हो। जैसा कि हमने आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट में देखा था, राइट, आंध्र प्रदेश ने क्या करी थी, अल्कोहल में बहुत ज्यादा हैवी टैक्स लगाई थी, है ना। तो इसकी वजह से लोगों ने आंध्र प्रदेश के स्टेट में अल्कोहल खरीदना ही छोड़ दिया और अल्कोहल स्मगलिंग करना स्टार्ट करा अदर स्टेट से, है ना। तो देखिए, एक नया सीरियस प्रॉब्लम और जन्म हुआ अल्कोहल स्मगलिंग की। तो इसको हम गवर्नमेंट फेलियर कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फेल होने से बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को पहले ही सोच समझ के कदम चालनी पड़ेगी, सोच समझ के पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड गवर्नमेंट फेलियर एज वेल। इससे एमसीक्यूज पूछी जाती है, ठीक है, कि गवर्नमेंट कब फेल होती है, तो ये दो रीजंस आपको पता होनी चाहिए। ऑलराइट, ओके, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। नाउ बिफोर यू गो, आई लाइक टू अनाउंस कि मैंने अपने वेबसाइट में एक मैक्रो टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है जहां पे आपको एडिशनल एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने को मिलेंगी फ्रॉम चैप्टर 6 टू चैप्टर 10 फॉर सीए फाउंडेशन बिजनेस इको। देखिए, जो मैक्रो का पार्ट है उसमें आपके इंस्टीट्यूट ने बहुत ही कम क्वेश्चंस दिया है आपने मॉड्यूल में, सिर्फ उतना क्वेश्चन करके एग्जाम के लिए इनफ नहीं है, आपको एडिशनल क्वेश्चन करने की जरूरत है। तो इसीलिए ये मैक्रो टेस्ट सीरीज में लेके आई हूँ। यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज एंड यूनिट वाइज टेस्ट मिलेंगे। तो ऑल टुगेदर 15 टेस्ट हैं और 15 यूनिट्स एंड 900 से भी ज्यादा एडिशनल क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिलेंगे, यानी कि ईच यूनिट में आपको एटलीस्ट 50 to 60 एडिशनल क्वेश्चंस मिलेंगे। तो देखिए, इससे क्या होगा, आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस हो जाएगी उस चैप्टर की, एंड जो क्वेश्चंस है वो ईच एंड एवरी टॉपिक से इंक्लूडेड है, तो हर टॉपिक में आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी मिलेंगी। और देखिए, ये सिर्फ एक क्वेश्चन बैंक नहीं है, यहाँ पे आपको आंसर के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। तो देखिए, आपको 10 जगह भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक्सप्लेनेशन के लिए, एक ही जगह पे आपको क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन सारा मिल जाएगा, तो आप सिर्फ सफिशिएंट हो जाओगे मैथ्रो इकोनॉमिक्स पे। और सिर्फ मेरे ही एडिशनल क्वेश्चंस नहीं है यहाँ पे, जो इंस्टीट्यूट के PYQs के क्वेश्चन है एंड जो इंस्टीट्यूट के पास मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस है,
वो भी यहाँ पे सारे इंक्लूडेड है। तो ये करने के बाद आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मैक्रो में। आप बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए फुली प्रिपेयर्ड हो जाओगे। आपकी कॉन्फिडेंस भी बहुत हाई हो जाएगी, क्योंकि कॉन्फिडेंस आती है क्लैरिटी से, और मेरे क्वेश्चंस एंड एक्सप्लेनेशन से आपको फुल क्लैरिटी मिलेंगी सारे टॉपिक्स में, ठीक है। तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे मैक्रो। एंड ये आपको अवेलेबल है एट अ नॉमिनल प्राइस ऑफ ओनली 150 रुपीज़। तो ज़्यादा सोचने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, आज ही आप इसको ले सकते हैं एंड यूनिट वाइज प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा एंड कमेंट फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएगा। तो लिंक में जाए, क्लिक करें एंड आज ही ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट करें एंड अपनी जो कॉन्फिडेंस है मैक्रो में वो इंक्रीज करें। सो गाइस, हमारी चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये चैप्टर सारा समझ आया होगा। आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन डिटेल, राइट। लेकिन अगर आपको अभी भी कोई भी पॉइंट में डाउट है, कोई भी कॉन्सेप्ट में डाउट है, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट, आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट। या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे भी बच्चे डाउट पूछते हैं एंड we all try to discuss over the topic, right, and to resolve our doubts, okay। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि वी विल बी बैक विथ मोर वीडियोस सून। तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।